दिनांक 6 और 7 सितंबर को होने वाली पेट परीक्षा के लिए प्री एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे छात्रों के एग्ज़ाम सेंटर 400 से 500 किलोमीटर दूर भेजे गए हैं। तो इस वीडियो में पेट के बारे में सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। इसके साथ ही एलटी ग्रेड में आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी को लेकर के काफ़ी विवाद था, तो छात्र लोक सेवा आयोग पहुंचे, वहां पर अपनी बातें रखी हैं। तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं पेट परीक्षा को लेकर के। तो यहाँ पर देखें यूपी SSS की तरफ से आज 27 अगस्त की ये नोटिस है और यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की जो लिखित परीक्षा है दिनांक 6 व 7 सितंबर को प्रस्तावित है। ये जो परीक्षा है आपकी 48 जनपदों में कराई जाएगी और कुल मिलाकर के 4 पालियों में आपकी परीक्षा होगी, यानी प्रत्येक दिन 2 पाली में परीक्षा होगी, तो टोटल 4 पालियों में परीक्षा होगी। इसके क्रम में आपको बताया जाता है कि लिखित परीक्षा की जानकारी हेतु जो आपकी परीक्षा जनपद की सूचना है वो अपलोड कर दी गई है। आप लोग वेबसाइट पर जा कर के अपना जो है परीक्षा जनपद आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है। बाकी अभी सेंटर की डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ आप अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं कि किस शहर में आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ध्यान रखना, ये प्री एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड कंप्लीट नहीं है, एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप एग्ज़ाम सिटी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी इसकी जानकारी जो है भेज दी जाएगी, एडमिट कार्ड भी भेज दिए जाएंगे लिंक, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि छात्रों के एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर भेजे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये ठाना है, निश्चय किया है कि जो भी परीक्षाएँ होंगी उसमें सेंटर अब होम डिस्ट्रिक्ट पर नहीं बनाए जाएंगे। भ्रष्टाचार को देखते हुए अब सेंटर्स बनाने में काफ़ी नियम सख्त कर दिए गए हैं, साथ में जुर्माने का भी बड़ा तगड़ा प्रावधान कर दिया गया है, जेल भी कर दी गई है। तो इन सब को देखते हुए सरकार की सख्त गाइडलाइन है किसी भी अभ्यर्थी का जो सेंटर है वो होम डिस्ट्रिक्ट में ना पढ़ने पाए। हालांकि कुछ शर्तें हैं, क्या शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी का एग्जामिनेशन सेंटर एक मंडल से दूसरे मंडल में भेजा जाएगा। मान लीजिए कोई इलाहाबाद मंडल का रहने वाला छात्र है तो उसका इलाहाबाद मंडल में सेंटर नहीं पड़ेगा, उसका इलाहाबाद मंडल को छोड़ करके बाकी किसी दूसरे मंडल में आयोग भेजेगा। अब आयोग किस मंडल भेजेगा ये आयोग अपनी सुविधा के अनुसार देखेगा। इसी पर जितने भी महिलाएं हैं उनका उसी मंडल में तो रहेगा लेकिन ज़िला चेंज हो जाएगा। मान लीजिए प्रयागराज मंडल में 4 ज़िले आते हैं, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़। तो अगर कोई प्रयागराज की महिला तो उसका सेंटर फतेहपुर जा सकता है, कौशाम्बी जा सकता है, प्रतापगढ़ जा सकता है। यानी ज़िला बदल दिया जाएगा महिलाओं का, मंडल वही रहेगा, सिर्फ ज़िला बदलेगा। लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों का ज़िला भी बदलेगा और मंडल भी बदलेगा, यानी पुरुष अभ्यर्थियों को ज़्यादा दूर सेंटर मिला है। इसके साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दी गई कि उनको गृह जनपद में ही परीक्षा कराई जाएगी। तो ये सरकार की गाइडलाइन है, उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार सेंटर निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर गए हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने जो एग्ज़ाम सेंटर अपना चेक किया है तो आप किस जनपद के रहने वाले और कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों की डिटेल्स नहीं आ पाई हैं। जहाँ तक डिटेल्स मिली है मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए छात्रों द्वारा ये लिस्ट भेजी गई है जहाँ पर बताया गया है कि कहाँ का सेंटर कहाँ गया है। तो यहाँ पर देखिए 37 ज़िलों की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि किस ज़िले का सेंटर कहाँ गया। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। और बाकी कई सारे ज़िलों की यहाँ पर लिस्ट नहीं है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि बाकी अभ्यर्थियों को भी पता चल पाए कि यहाँ कितना कितना सेंटर दूर भेजा गया है। तो इससे काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। बाकी इसमें थोड़ा बहुत एरर भी हो सकती है, तो आप अपने एंड से वेरीफाई ज़रूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड का विज्ञापन जुलाई में जारी किया गया था। हालांकि उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गजट के द्वारा जारी कर दी गई थी। तो आपने भली भांति देखा होगा कि इंग्लिश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर वालों को लिया जा रहा है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज वालों को नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो नॉर्मली इंग्लिश वाले हैं उनको भी नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हो रहे हैं इस भर्ती से। तो इन छात्रों ने ज्ञापन दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्र हैं जो कि ज्ञापन लोक सेवा आयोग में दिए हैं और ज्ञापन की तस्वीर हाथ में ले हुए ये फ़ोटो आपके सामने है। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि सर इसको बता दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इससे बाहर हो रहे हैं वो सब लोग जुड़ पाएँ और आगे की कार्रवाई के लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसको कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के कल 26 तारीख को ये ज्ञापन दिया गया लोक सेवा आयोग। मुहर भी आप लोग दे सकते हैं। इनका मुद्दा क्या है वो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सविनय निवेदन है कि हाल ही में प्रकाशित LT ग्रेड के विज्ञापन में जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो ग्रेजुएशन विद इंग्लिश लिटरेचर रखी गई है। यह अनिवार्य अर्हता के रूप में बताया गया है। ये उल्लेखनीय है कि भारत के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा इंग्लिश लिटरेचर विषय को पाठ्यक्रम का भाग बनाकर के डिग्री प्रदान की जाती है, परंतु उनकी मार्कशीट या डिग्री में केवल इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज ही अंकित किया जाता है। ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों के सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो कि पूर्ण रूप से शिक्षित विषय में दक्ष एवं शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। तो निम्नलिखित आधारों पर आयोग से निवेदन करते हुए कहा गया है कि इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर विषय धारकों को समान रूप से योग्य माना जाना चाहिए। तो अपने कुछ इन्होंने तर्क दिए हैं, जैसा कि पहला कारण बताया यह है कि पाठ्यक्रम की समानता। इनका कहना ये है कि चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे वो लिटरेचर हो, सब में पाठ्यक्रम सेम ही है। सिर्फ मार्कशीट में जो लिखा हुआ शब्द है कि किसी में इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है, किसी में इंग्लिश लिखा हुआ है, किसी में इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो भले वो लिखा अलग अलग हो लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस इनका सेम ही है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है पाठ्यक्रम समान है, कुछ अलग अलग नहीं है। इस वजह से इनको जो है मौका दिया जाना चाहिए। पहला कारण ये बताया इन्होंने। दूसरा कारण यह बताया गया कि अन्य संस्थाओं की नीतियां, यानी कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी या DSSB, KVS, NVS, EMRS, इस तरह की जो भी भर्तियां आती हैं उसमें इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर इनको समान योग्यता मानते हुए भर्तियों में शामिल किया जाता है इन छात्रों को। तो यहाँ पर भी शामिल किया जाना चाहिए जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से ज़रूरी है। इसके साथ तीसरा तर्क इन्होंने दिया संवैधानिक अधिकार। आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 यानी कि सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर, इनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है सभी छात्रों को, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला हो, चाहे लिटरेचर वाला हो या फिर इंग्लिश वाला हो, इन सबको भी इस भर्ती में शामिल करना ज़रूरी है और ये संवैधानिक है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। चौथा इन्होंने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है, जिसमें भाषा शिक्षण में संप्रेषणीयता, व्याकरण, ध्वनि विज्ञान एवं लेखन कौशल पर विशेष बल दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज डिग्रीधारी इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, पांचवा बोला गया कि व्यवहारिक आवश्यकताएं। स्कूल स्तर पर जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मुख्यतः ग्रामर, कंपोजिशन, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन आदि पर आधारित होती है। ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज के पाठ्यक्रम का मुख्य भाग हैं। अतः इंग्लिश लैंग्वेज स्नातक जो धारी हैं वो पूर्ण रूप से इस LT ग्रेड भर्ती में अंग्रेजी की मतलब एलिजिबिलिटी रखते हैं और इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। अतः यहाँ पर मांग की गई कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश से स्नातक हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से स्नातक हैं उनको भी इंग्लिश लिटरेचर के समकक्ष समझा जाए और इन तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों को यहाँ पर पात्रता दी जाए और उनको मान्य किया जाए। तो यहाँ पर कई सारे छात्रों के नाम आप लोग दे सकते हैं, सोमेश कुमार यादव और बहुत सारे साथियों के नाम ये ज्ञापन कल दिया गया है। तो देखिए ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, इनका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और वाकई में छात्र पात्र हैं, मुझे लगता है पात्र हैं। बाकी मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जितने भी अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं या फिर इंग्लिश वाले हैं, ये सभी एक मंच पर आएँ, एक जगह अपनी बात रखें, ठीक है, और मिलजुल करके प्रयास करें। हालांकि आप लोगों ने लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ज्ञापन आपको निदेशालय में भी देना चाहिए और उत्तर प्रदेश शासन तक मामला पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें कुछ नहीं करेगा। लोक सेवा आयोग से भर्ती ऑर्गेनाइज करता है, परीक्षा कंडक्ट कराना उसका काम है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का निर्धारण होता है वो निदेशालय करता है, विभाग करता है, शासन करता है। तो जब तक बात आपकी शासन तक नहीं जाएगी, निदेशालय तक नहीं जाएगी, तब तक यहाँ पर मौका मिल पाना बहुत कठिन है। तो आप सबसे मैं कहूँगा एक बार निदेशालय जाइए, विभाग से बात करिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर नहीं कुछ होता तो फिर बाद में कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने मुझे कोई ग्रुप का लिंक वगैरह तो दिया नहीं है, तो मैं आपसे सभी से कहूँगा
कि जो है आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये हमको लिंक भेजते हो तो हम आपको भेज देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना इनका जो भी ग्रुप है, या जहाँ पर भी उचित लगे वहाँ पर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। और बाकी अगर आप ये लिंक देंगे मुझे तो मैं पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो और आपस में अपना देख सकते हो, आगे की प्रक्रिया जो भी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।